सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का उदित एकेडमी के इस रैंकर सीरीज में। फटाफट जुड़ जाओ बच्चों, सभी लोग फटाफट जुड़ जाओ। समय तो पता है ना आप लोग को, समय 7 बजे से क्लासेस होती है ना, फटाफट जुड़ जाओ। चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था वो तो आपको पता ही होगा, अगर आपने क्लास अटेंड की होगी तो। और नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। और आज की इस क्लास में भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए हैं, जो कि अभी भी नर्वस सिस्टम का ही है। क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है थोड़ा बड़ा यूनिट है, इसलिए उसके एमसीक्यूज हम ज़्यादा करवा रहे हैं। चलो, तो हमारी पहली क्लास जो थी, ये लाइव की क्लास जो पहली थी, उसमें बच्चों ने बोला था कि इंग्लिश में कम समझ में आ रहा है। तो अब से जो हमारी क्लासेस हो रही, जो आपने प्रीवियस क्लासेस भी देखा, उसमें भी हमने बाइलिंगुअल जो क्वेश्चंस बनाए थे, उसमें आई होप आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। और बच्चों देखो, ये जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है या फिर जो जूलॉजी है, और आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको हिंदी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हिंदी में नहीं मिलेंगे, तो आप उसको इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करिए। बट ऐसा भी नहीं है कि मैं सारा जो है कॉन्सेप्ट ही इंग्लिश में समझा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना आसान भाषा में समझाया जा सके उतनी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी अभी भी अगर कोई चीज़ डिफिकल्ट लगती है आपको, तो बिल्कुल हम उसको भी और आसान करेंगे, ठीक है। चलो, एक्चुअली बच्चों क्या है कि हमने हिंदी में पढ़ा नहीं, और हिंदी उतनी समझ में नहीं आती इन सब मामलों में, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं कि हमको हिंदी समझ में नहीं आती, बट ये जो हमारा सब्जेक्ट है जूलॉजी और बॉटनी, तो ये जो हमने पढ़ाई की है वो तो इंग्लिश में ही की है, तो फिर भी इसको हम हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए, हम अब बहुत बातें हो गई, बहुत बातें हो गई। चलो, अब हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। चलो, तो हम शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न हमारा कुछ इस तरीके से है। पहला प्रश्न दिख रहा होगा आप लोग को। चलो फटाफट जवाब दे दो। जवाब दो फटाफट। एनएस के डिवीजन क्या है भैया? एनएस के डिवीजन क्या है? उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि एनएस क्या है ना। एनएस के डिवीजन के लिए आपको पता होना चाहिए कि एएनएस क्या है। पर ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने नहीं बताया, तो जाके एक बार पहली वाली क्लास देखना, उसमें भी तुम्हें पता चल जाएगा कि एनएस क्या होता है। बताओ बताओ फटाफट, एनएस क्या है? चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। देखो बच्चों, हमने बताया था कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। क्लासीफाई जब हम करते हैं नर्वस सिस्टम को, तो हम उसको दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पूरा हमारा जो क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम का, इसको थोड़ा हम और बड़ा कर ले। हम्म, चलो, तो हमने बताया था कि नर्वस सिस्टम जो है हमारा, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? सीएनएस बोलते हैं। दूसरा हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीएनएस बोलते हैं। ये बात हम कर चुके थे। और जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं की थी, वो इसमें भी समझ लें कि हमने बताया कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो दो टाइप्स में क्लासीफाई होता है। पहला हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अंतर क्या है सेंट्रल और पेरिफेरल में, वो हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। कि जो नर्वस सिस्टम का जो हिस्सा हमारे बॉडी के ठीक सेंटर में है, वो सेंट्रल होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या, हमारा ब्रेन, ये क्या है? ब्रेन। और ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जो हमारे बॉडी के सेंटर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे आ गया? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दूसरा हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जो हमारे बॉडी के पेरीफेरी एरिया में जा रहे हैं, ठीक है। मतलब सेंटर से निकल रहे हैं, और बाकी के जितने भी ऑर्गन है उसमें अगर जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। मतलब कि हमारे नर्वस सिस्टम का ऐसा हिस्सा, ऐसा भाग जो सेंटर से निकल रहा है, लेकिन बाकी के हाथ पैर में अगर जा रहा है या फिर बाकी के ऑर्गन में जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो कहीं जाएगा नहीं, वो तो अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है। तो ज़्यादा कौन है, नर्व्स जाती हैं, ठीक है, क्या जाती हैं, नर्व्स, नर्व्स, ठीक है। नर्व्स क्या होता है, देखो नर्व जो होती है ना वो तार का काम करती है, ठीक है। जैसे होता है ना कि बिजली बिजली से अगर बल्ब जलाना है तो हम क्या करते हैं, क्या इस बल्ब को डायरेक्ट ले जाके ट्रांसफार्मर में जोड़ देंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। हमारा पूरा एक सिस्टम होता है, और फाइनली या फिर अगर हम किसी बैटरी से जला रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास बैटरी होती है, ठीक है, एक बल्ब होता है और उन दोनों के बीच में एक वायर होता है, ठीक है। अगर हमारे पास बल्ब नहीं है तब भी हम बल्ब नहीं जला पाएंगे क्योंकि बल्ब ही नहीं है, तार नहीं है तब भी हम बल्ब नहीं जला पाएंगे, और बैटरी नहीं है तब भी हम बल्ब नहीं जला पाएंगे। तो मान लो कि ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारा हाथ है। यहाँ पे कुछ गर्म चीज या फिर यहाँ पे एक पिन जो है चुभ गई, ये हमारा हाथ है, यहाँ पे एक पिन चुभ गई। अब यहाँ से मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना है तो बीच में कोई तार तो होना चाहिए, बिना तार के तो मैसेज जाएगा नहीं। यहाँ पे कुछ हुआ और ये बात हमारे दिमाग को पता चले तो कैसे पता चलेगा, कोई तो चीज होगी ना जी यहाँ से मैसेज को लेके जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से मैसेज कैरी करके स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाना और फाइनली ब्रेन के पास लेके जाना, यही जो काम होता है वो होता है हमारे नर्व्स का, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है हमारी नर्व्स, इसके अंदर क्या आती हैं, नर्व्स। अब नर्व्स दो टाइप की होती हैं, ठीक है, तो कौन कौन से दो टाइप, एक होते हैं क्रेनियल, एक क्या होती है क्रेनियल नर्व और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व, ठीक है। पहली क्या होती है क्रेनियल और दूसरी क्या होती है स्पाइनल। जो ब्रेन से निकलती है वो क्रेनियल है और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है वो स्पाइनल नर्व। ओके, ये तो हो गया इनका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अगर हम बात कर लें कि इसके फंक्शन क्या होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एक ही चीज़ हम बार बार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक ही चीज़ अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो फिर क्लासेस वही रिपीट 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 होंगी और ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। तो आप प्रीवियस क्लास में जाके उसको पढ़ लेंगे। बाकी हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसका जो है क्लासिफिकेशन जो हमने किया है यहाँ पे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक, इसका मतलब क्या है, ठीक है। सोमैटिक और ऑटोनोमिक का मतलब क्या है, चलो सोमैटिक और ऑटोनोमिक को हम समझ लेते हैं। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने स्ट्रक्चरल इसको क्रेनियल और स्पाइनल में डिवाइड किया था। इसको अगर हम फंक्शनली डिवाइड करें तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो फंक्शनली जो होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो दो डिवीजन में क्या होता है, इसको हम डिवाइड क्लासीफाई करते हैं। जैसा पहला होता है हमारा सेंसरी, सेंसरी, और दूसरा होता है मोटर, ठीक है। नर्व का काम यही होता है सेंसरी और मोटर को कैरी करना, ठीक है। तो ये तो हो गया फंक्शनल। अब सेंसरी में आपको पता होगा कि सेंसरी में क्या होता है कि कोई भी ऐसा स्टिमुलस या फिर कोई भी ऐसा इम्पल्सेस जो हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन से कैरी करके ब्रेन के पास लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, हमारा नर्व से लेके जा रहा है, तो वो होता है सेंसरी, ठीक है। नर्व जो मैसेज लेके जा रहा है वो सेंसरी हो गया। और ब्रेन ने उसी नर्व से या फिर दूसरी नर्व से जो मैसेज भेजा उसी पार्ट में, वो क्या हो गया, मोटर हो गया, ठीक है। मोटर में क्या होता है, किसी मसल्स का मूवमेंट होता है। तो चलिए सेंसरी और मोटर दो काम हो गए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। तो सेंसरी अभी हम साइड रख देते हैं, सेंसरी का यहाँ पे ज़्यादा कोई रोल नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, मोटर की। तो मोटर का मतलब हमने बता दिया कि क्या होता है, मसल्स मूवमेंट, मसल्स मूवमेंट, ठीक है, मसल्स का मूवमेंट। अब वो हमारे हाथ पैर का मसल्स का मूवमेंट हो या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारी आंतें हैं, आंत होती है ना, आंत इंटेस्टाइन्स, उसमें जो खाना आगे की तरफ बढ़ रहा है तो वो भी क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, उसमें भी कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा है जिसकी वजह से खाना आगे की तरफ बढ़ता है। तो जितने भी मसल्स हैं जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है वो हमारे किसकी वजह से होता है, हमारे जो मोटर सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, उनकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे इसी मोटर सिस्टम को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक तो हमारा सोमैटिक और एक होता है हमारा ऑटोनोमिक। चलिए अब हम समझ लेते हैं इसको क्या है। देखिए जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, यानी कि सोमैटिक मसल्स मूवमेंट जो होता है, ऐसे मसल्स मूवमेंट जो हम अपनी इच्छा से कर सके, जो वॉलेंट्री होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर था, ये मार्कर इस हाथ में था, मेरे लेफ्ट हैंड में था, फिर मेरा मन किया कि इसको हम राइट हैंड में ले लेते हैं, फिर हमने इसको ले लिया। या फिर ऐसे पड़ा था, फिर हमने सोचा कि ये मार्कर हमें उठा लेना चाहिए, ले लिया हमने। या फिर हमें किसी से हाथ मिलाना है, कोई आया हमारे सामने हाथ मिला रहा है हमसे, तो हम चाहेंगे तो अपना ये मसल जो है उसका मूव, उसको मूव कराएंगे और उससे हाथ मिला सकते हैं,
और हम नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलाएंगे। हम चाहेंगे तो अभी चेयर पे बैठे, अभी चाहेंगे तो उठ जाएंगे। तो जितने भी ऐसे मसल्स के मूवमेंट हैं जो हमारी इच्छा से हो, वो आते हैं हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो मेनली मैं ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी स्केलेटन मसल्स हैं, स्केलेटन मसल्स की जो जो बोन्स के आसपास मसल्स होती हैं, ठीक है, जितने भी बोन्स के आसपास मसल्स हैं वो क्या होती है, स्केलेटन मसल्स होती हैं। तो जितने भी स्केलेटन मसल्स है वो आती है हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, क्योंकि इसको हम अपनी इच्छा में क्या करते हैं, मूव कराते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे मोटर मूवमेंट हैं, मसल्स मूवमेंट जो ऑटोनोमिक होते हैं। ऑटोनोमिक का मतलब क्या है, अपनी इच्छा में नहीं है, वो हमारी इच्छा में नहीं है, वो अपने से हो रहा है। ठीक है, इसको हम ऑटोमेटिक भी बोल सकते हैं। जब हमारी इच्छा में नहीं है तो ये क्या है, ये ऑटोमेटिक काम कर रही है। ठीक है, मतलब किसी मसल में मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन उसको कम ज़्यादा करना या फिर उसको रोक देना ये हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसे कौन से सिस्टम भैया, कहाँ पे है, बताओ। हम्म, ऐसा बताओ, तुम ही बताओ कुछ मसल्स के नाम जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है जिसको हम रोक नहीं सकते। है कोई ऐसा मसल जहाँ पे ऐसा मूवमेंट हो रहा है? कमेंट करो, कमेंट करो। चलो, अगर ऐसे मसल्स की जब भी बात आती है कि ऐसे मसल्स जिनका मूवमेंट जो है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, तो उसमें कौन सी मसल्स आती है? सबसे पहले तो आएगा हार्ट की मसल्स। हार्ट जो हमारी होती हैं उनका मूवमेंट हमेशा हो रहा है। हार्ट में जो हमारी मायोकार्डियम मसल्स है, मायोकार्डियम नाम ही है उनका, जिसको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं हमारे हार्ट में। तो ये कार्डियक मसल्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो हमारी इच्छा में नहीं है। क्या है? तुम सोच के देखो कि क्या तुम्हारी इच्छा में है कि तुम अभी चाहो तो अपने दिल की धड़कनों को तेज कर लो। देखो, तुम अभी अभी ज्यादातर लोग ट्वेल्थ पास करके आओ तो देखो, धड़कन तेज करने का मतलब वो नहीं है ना कि जो किसी को देख के तेज हो जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम अभी बैठे हो, तुम अभी क्लास कर रहे हो, ठीक है, मेरी क्लास के सामने बैठे हो, अभी तुम्हारे सामने लैपटॉप, फोन या टैबलेट होगा। अभी तुम्हारा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे, अभी तुम बैठे बैठे सोचो, अभी सोचो कि मैं अपनी धड़कनों को थोड़ा तेज कर लेता हूँ, कर पाओगे क्या? हम्म, करके देखो, नहीं कर पाओगे। ठीक है, वैसे अगर तुम चाहो कि हमने जो खाना खाया, खाना एक बार हमने उसको निगल लिया, निगलने के बाद वो स्टमक में गया, स्टमक के बाद क्या वो इंटेस्टाइन में जाएगा। तो हम अगर चाहें कि हमने एक बार उसको निगल लिया, तो हम थोड़ी देर उसको, थोड़ी देर का मतलब क्या है कि उसको हम 2 दिन तक अपने स्टमक में रख के देखते हैं क्या होता है, या फिर इंटेस्टाइन के डोडेनम पार्ट में गया तो वहीं पे उसको रोक देते हैं। ऐसा कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। एक बार निगल लिया तो अब वो जो खाना है वो अपने से मूव करेगा, क्योंकि जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो हमारे बस की बात नहीं है कि उसको हम रोक सके। ठीक है, तो ऐसे मसल्स मूवमेंट जो हमारी इच्छा में नहीं हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या फिर ऑटोनोमिक मसल्स मूवमेंट। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इस ऑटोनोमिक मसल्स मूवमेंट में दो चीजें आती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब ये क्या भला है सर? हम्म, सिंपैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है? यही तो मेन चीज है। अब इसी से रिलेटेड अभी आगे के क्वेश्चंस भी होंगे। सिंपैथेटिक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ध्यान से समझना है इसको कि क्या है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने ये चीज बताई कि ऐसे मसल्स मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं उसको सिर्फ हमारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर सकता है ऑटोमेटिकली। जब उसको लगेगा कि हमें बढ़ा देना चाहिए तो वो बढ़ा देगा, जब उसको लगेगा कि कम कर देना चाहिए तो कम कर देगा। ठीक है, और उसको जब लगेगा कि अब इसको रोक ही देते हैं, दिल की धड़कन को रोक ही दो, खत्म, छुट्टी, तो वो रोक भी देगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बाहर से सीपीआर देना शुरू करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन ब्रेन कह देगा कि हम नहीं चालू करेंगे तो नहीं चालू करेगा। ठीक है, तो अब इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या है इसको हम समझ लेते हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, देखो, अब तुम्हारे सामने हम एक एग्जांपल लेके आ रहे हैं। मान लो कि तुम अभी ऐसे रास्ते में कहीं जा रहे थे, ठीक है, और अचानक से तुम्हें, तुम्हारे सामने एक कुत्ता आ गया। ठीक है, अगर तुम कुत्ते से डरते हो, बड़े वाले कुत्ते जो होते हैं एकदम खूंखार, सामने तुम्हारे एक कुत्ता आ गया, और क्या हुआ कि तुमने, अचानक से तुम्हारी नज़र उस कुत्ते पे पड़ी और कुत्ता तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब था और तुम्हें घूर रहा था। उस टाइम तुम तो कुछ नहीं सोच पाओगे, जो सोचेगा वो तुम्हारा दिमाग ही सोचेगा। ठीक है, मतलब हम कुछ नहीं सोच पाते, हमारा दिमाग ही डिसाइड करेगा कि अब हमें क्या करना है। तो वो कुछ ऐसे 3 एक्शन होते हैं
जिनको वो डिसाइड कर सकता है, उसमें से कोई एक एक्शन वो डिसाइड करेगा और वही क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है कि वो क्या कर सकता है, क्या डिसाइड कर सकता है, जैसे फ्लाइट, कि कुत्ता आया, भागो यहाँ से। ठीक है, तो हमें इतना सोचने का मौका नहीं मिलता कि कुत्ते को भी हम पहले माप रहे हैं कि इतना बड़ा है, ये काट लेगा, कितना दौड़ेगा, हम इसे लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अचानक से आया और हमारे करीब आ चुका है। तो हमें सोचने का मौका नहीं मिलता, हमारा दिमाग ही डिसाइड करेगा कि अब क्या करना है। तो या तो वो फ्लाइट यानी कि भाग सकता है, या तो दूसरा ऑप्शन वो डिसाइड कर सकता है कि इससे लड़ ही लो। ठीक है, हो सकता है वो कमजोर कुत्ता में दिखे कि अभी इसको उठा के पटक देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। तो हमने क्या किया, लड़ लेते हैं। या फिर ब्रेन को लगेगा कि ना तो हम भाग पाएंगे, क्योंकि भागेंगे तो ये हमें दौड़ा के पकड़ लेगा, हम इससे लड़ भी नहीं सकते, लड़ेंगे तो ये फिर अपने जो है जबड़े कहीं पे भी लगा देगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक आखिरी रास्ता है कि उसके सामने एकदम पोलाइटली क्या करते हैं, होता है ना, झुक जाते हैं, झुक के लगे उसके सामने कांपने, कि हो सकता है कि ऐसा बिहेवियर दिखाने से वो भाग जाए। यहाँ पे हम कुत्ते का एग्जाम्पल ना लेके किसी क्या बोल सकते हैं, किसी खतरनाक आदमी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कि ऐसा आदमी है जो हमें मारने आया है या फिर जो हमें मार सकता है। तो वहां पे हम फ्लाइट भागेंगे तभी वो दौड़ा के हमें मार देगा, या फिर उसके हाथ में बंदूक है। ठीक है, हम उससे लड़ने जाएंगे तभी वो हमको मार देगा। तो तीसरा एक ही ऑप्शन बचता है कि हम उसके सामने झुक जाए, उससे माफी मांगने लगे, कांपने उसके सामने, तो हो सकता है रहम खा जाए। तो ये हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि फ्लाइट करना है, फाइट करना है या फ्लाइट करना है। ठीक है, तीन चीजें वो डिसाइड करता है कि हमें भाग जाना है या लड़ना है या फिर उसके सामने झुक के डर जाना, कांपने लगना है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें डिसाइड करने के लिए इसमें से कोई भी एक डिसीजन अगर हमारा ब्रेन लेगा, तो उसको क्या करना होगा कि हमारी इस मसल्स को, जो भी एक्शन उसने लिया इसमें से, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी मसल्स हैं हमारे, उनको चाहिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, ब्लड से। ठीक है, जैसे कि हमें उससे लड़ना है, तो लड़ने के लिए हमारी हाथ के मसल्स को चाहिए ज़्यादा पावर, तभी तो हम उसको लड़ेंगे, उससे लड़ेंगे। तो इस मसल्स को न्यूट्रिशन देने के लिए, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया कि अब हमें लड़ना है, तो जैसे उसने डिसाइड किया वैसे वो क्या करेगा कि यहाँ पे न्यूट्रिशन पहुँचाना शुरू कर देगा। और न्यूट्रिशन कैसे पहुँचाएगा, वो खुद तो आएगा नहीं कि यहाँ से चल के आएगा और जाएगा ब्लड लेके फिर यहाँ पहुँचाने जाएगा। वो क्या करेगा कि हार्ट रेट को बढ़ा देगा, हार्ट बीट को क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा तेज कर देगा। ठीक है, हार्ट बीट को बहुत ज़्यादा क्या करेगा, तेज कर देगा। उसके अलावा रिस्पायरेशन रेट को तेज कर देगा, क्योंकि इसको अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो उसके अलावा इसको ऑक्सीजन भी तो चाहिए। मसल्स हो या फिर कोई भी टिश्यू हो, उसके जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। न्यूट्रिशन के साथ साथ उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, तभी तो जिंदा रहेगा, तभी तो ज़्यादा काम कर पाएगा। तो वो क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो हमारा जो धड़कन है वो जल्दी जल्दी बीट करना शुरू कर देगा। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन जल्दी जल्दी उस ब्लड में मिक्स हो, उसके लिए रिस्पायरेशन रेट को बढ़ा देता है, हम जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है, या तो लड़ना हो या तो भागते हैं, या फिर भागने के लिए भी यही प्रोसेस है। धड़कन तेज हो जाती है, हम जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भागने के लिए हमारी पैर की मसल्स को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन। और जब हम डर जाते हैं तो हम कांपेंगे, तो कांपेंगे तो पूरी बॉडी की मसल्स को न्यूट्रिशन चाहिए, उसमें भी हमारा हार्ट रेट तेज हो जाता है और रेस्पायरेशन रेट तेज हो जाता है। तो सिर्फ हार्ट रेट तेज होना और रेस्पायरेशन रेट तक तेज होना यहाँ पे बात नहीं है, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बढ़ जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं, जिनकी उस टाइम जरूरत नहीं पड़ती, उनको बहुत ही कम कर देता है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो क्या क्या कम हो जाता है, क्या क्या बढ़ जाता है, वो भी हम देखेंगे। और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या है। देखिए, सिंपैथेटिक में तो ये हुआ कि हार्ट रेट बढ़ गया, रिस्पायरेशन रेट बढ़ गया। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, भाई जो चीज़ बढ़ी है, जो चीज़ नॉर्मली बढ़ी थी, हमारा नॉर्मल हार्ट रेट कितना होना चाहिए था, नॉर्मल कितना होना चाहिए था, नॉर्मल मान के चलते हैं कि कितना होना चाहिए था, 80 टू 90, या फिर ऐसे 60 टू 100 मानते हैं, लेकिन 80 टू 90 अप्रॉक्स हम कह रहे हैं कि नहीं सही है। ठीक है, तो 80 टू 90 नॉर्मल हार्ट रेट होना चाहिए, वो बढ़ के हो गया 120। बढ़ के कितना हो गया, 120। तो बढ़ा किसी वजह से था, क्योंकि हमारे सामने कोई खतरनाक चीज़ आई थी और हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ी, ज़्यादा ब्लड की जरूरत पड़ी, इसलिए बढ़ गया। तो क्या वो जब भी सिचुएशन हमारे सामने से हट जाए, वो जो कुत्ता था हमारे सामने आया हुआ, वो भाग गया अपने से। ठीक है, नहीं तो फिर हमें पता चला कि ये तो नकली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे। अब हमारा नर्वस सिस्टम जैसे हम रिलैक्स हो रहे, यार पागल था मैं भी, ये तो नकली है। तो उसके बाद क्या होगा, हार्ट रेट तो बढ़ गया, क्योंकि हमारे ब्रेन को तो लगा कि वो असली है, लेकिन वो तो नकली निकला। तो हमारा ब्रेन ही क्या करेगा कि वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और जो चीज़ें बढ़ी हुई थी उनको नॉर्मल करना शुरू कर देगा।
तो जो 120 हुई थी उसको वापस 80 टू 90 के रेंज में लाने के लिए वो क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं और कौन सी चीज़ें कम हो जाती हैं, ये आपको समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड हम हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन था कि ANS यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के डिवीजन क्या है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के डिवीजन क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल को ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी एंड मोटर, अपर एंड लोअर, या फिर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। क्या है जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम था उसको हमने कैसे क्लासिफाई किया था, कैसे डिवाइड किया था, क्या हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड किया था? नहीं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो किस में होते हैं, किस में होते हैं, क्रेनियल नर्वस सिस्टम में, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। क्या हमने सेंसरी और मोटर में डिवाइड किया था? नहीं। सेंसरी मोटर किस में होते हैं, सेंसरी मोटर तो हमारे पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिवीजन होता है, और ऐसा हम देखते हैं कि ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में भी इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इसका कोई रोल नहीं, तो ये भी गलत हो गया। क्या अपर एंड लोअर में हमने क्लासीफाई किया था? नहीं, हमने किया था किसमें, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब फिर से एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये, उसको हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्लासीफाई किया था। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, आप हिंदी में खुद पढ़ लीजिए कि एएनएस के मुख्य विभाजन कौन से हैं। क्या मस्तिष्क और मेरुदंड? नहीं, ये भी गलत है। संवेदी और प्रेरक? गलत है। ऊपरी और निचला? गलत है। क्या है, अनुकंपी और परानुकंपी। ठीक है, हम हिंदी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को क्या बोलते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। तो ये ऑप्शन जो हमारा गलत है, सॉरी सही है, ये ऑप्शन जो हमारा फोर्थ है वो सही है, बाकी के 3 ऑप्शन गलत है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट मतलब, फाइट मतलब भाग जाना, फ्लाइट मतलब सॉरी फाइट मतलब लड़ना, फ्लाइट मतलब क्या करना, भाग जाना। ये जो है कौन डिसाइड करता है, देखो यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है, लड़ो या भागो की स्थिति जो है, लड़ो या भागो की स्थिति क्या कहलाती है, सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक है, सोमैटिक है या वॉलंटरी है? बताओ बताओ बताओ, अभी तो हमने बताया भाई, फटाफट आंसर दो, इतना लेट नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं कि हमने बहुत पहले पढ़ा था, अभी जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ। हाँ, आंसर मिलना चाहिए, ये नहीं चलेगा, उत्तर आना चाहिए। फाइट और फ्लाइट जो है स्थिति वो किसकी है, सिंपैथेटिक की है, पैरासिम्पैथेटिक की है, सोमैटिक है, वॉलंटरी की? देखो सोमैटिक और वॉलंटरी तो दोनों एक ही चीज हो गई, ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, दोनों अपनी इच्छा से होते हैं। ठीक है, लेकिन फाइट फ्लाइट हमारी इच्छा में नहीं है। फाइट फ्लाइट जो हम किसी से झगड़ा करने जा रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे डेंजर सिचुएशन की बात हो रही है, जो भी हमने पढ़ा आपातकालीन स्थिति में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। क्या पैरासिम्पैथेटिक था, पैरासिम्पैथेटिक तो नॉर्मल करता है, ये भी गलत है, उत्तर हो गया। लास्ट में बचा क्या, सिंपैथेटिक, क्योंकि अभी हमने चार्ट में क्या बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन डिसाइड करता है कि इस चीज से हमें लड़ना है या फिर यहाँ से भाग जाना है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है फाइट एंड फ्लाइट, बाकी के 3 ऑप्शन हमारे हो गए गलत। राइट आंसर अनुकंपी, सिंपैथेटिक। चलो नेक्स्ट हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट, आराम और डाइजेशन की प्रक्रिया तेज हो जानी। ठीक है, आराम और पाचन जो है वो किसके अंदर होता है, क्या वो सिंपैथेटिक के अंदर होता है या पैरासिम्पैथेटिक के अंदर? बताओ, ये तो नहीं पता होगा। चलो हम देख लेते हैं, एक चार्ट से समझेंगे इसको। हमने बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कुछ चीज़ों को बढ़ा देता है और कुछ को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। वही पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है कि जिसको सिंपैथेटिक ने बढ़ाया था उसको पैरासिम्पैथेटिक कम कर देगा। ठीक है, जिसको इसने बढ़ाया था उसको ये कम कर देगा, और जिसको ये बढ़ाए इसको जिसको ये कम किया रहेगा उसको ये वापस नॉर्मल कर देगा। यही काम है, ये दोनों अपन आपस में क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ये बढ़ाएगा तो ये कम कर देगा, और कम कब करेगा पैरासिम्पैथेटिक, जब वो सिचुएशन वहां से हट जाएगी। ठीक है, चलो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या 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 चीजें बढ़ाता है और क्या कम कर देता है वो हम देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले बताया था कि हार्ट रेट तो हमारा इंक्रीज हो जाता है। हमने बताया ना कि जैसे ऐसी सिचुएशन आती है हमारा जो हार्ट रेट है यानी कि हमारा जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारी बढ़ गई। उसके अलावा हमने रेस्पायरेशन रेट की बात की थी। रेस्पायरेशन रेट इसमें दिया है कि नहीं है, देख लेता हूँ एक बार।
यहाँ पे रिलैक्स एयरवे दिया है, रिलैक्स एयरवे। चलो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके अलावा क्या होगा, अब प्यूपिल जो है वो डायलेट हो गया, सिकुड़ जाएगी। प्यूपिल क्या होती है, प्यूपिल पता है, प्यूपिल देखो ये आँख में आ जाओ, देखो देखो, देखिए नहीं दिखी, दिखेगी भी नहीं ऐसे। प्यूपिल कब दिखती है, जब जैसे हम अपने आँख पे टॉर्च जलाएंगे, तो टॉर्च जलाने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा ये पूरा बड़ा वाला ब्लैक वाला स्ट्रक्चर है ना आँख में, उसके बीच में एक छोटा सा ब्लैक वाला स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है, तुरंत सिकुड़ जाएगा। तो जैसे हम टॉर्च जलाते हैं आँख पे, वैसे वो सिकुड़ जाता है। या फिर हम जैसे लो लाइट से हाई लाइट में जाते हैं, जैसे रूम में अभी थे, रूम में थोड़ा सा अंधेरा था, वैसे हम धूप में निकले, धूप में निकलते ही आँखें हमारी सिकुड़ जाती है। तो आँखें सिकुड़ने का मतलब वहाँ पे क्या है कि जो हमारी प्यूपिल होती है वो सिकुड़ जाती है। तो वही प्यूपिल का सिकुड़ना और डायलेट होना क्या कहलाता है, वो जो है वो लाइट को एडजस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्यूपिल डायलेट होगा या प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। देखो भैया, अब इस चीज़ को समझो कि अगर हमारे सामने कोई खतरनाक चीज़ आई है, तो हम तो चाहेंगे ना कि हम उस पर पूरी नज़र रखें, कि उसकी एक्टिविटी, एक एक एक्टिविटी पे नज़र रखें, कि वो थोड़ा सा हिला तो हमें पता चलना चाहिए। तो हमारी आंखें पूरी खुली की खुली रह जाती हैं। होता है ना कि मतलब उसको हमने देखा और हम डर गए, हमारी आंखें खुली की खुली रहेगी। तो आंखें खुली की खुली रहेगी, इसका मतलब कि प्यूपिल पूरी तरह से डायलेट था। डायलेट का मतलब फैल गया, कि जितना हो सके उसको हम पूरी तरह से देखें, कहीं से भी मिस्टेक ना हो उसको देखने में। खतरनाक चीज़ है भाई, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, पता चला कि आँख झपकी और वो पीछे से आके अटैक कर दिया, तो ऐसा तो है नहीं। तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है कि प्यूपिल को डायलेट कर देता है। प्यूपिल देखो हम बताते हैं फिर से, ये हमारी आँख है, ठीक है। ये हमारा जो ये ब्लैक वाला दिखता है ना, ब्लैक वाले के बीच में यहाँ पे जो एक और स्ट्रक्चर दिखता है, वो होता है हमारा प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल वैसे होता क्या है, प्यूपिल कुछ नहीं होता है। प्यूपिल एक स्पेस होता है, पूरे आई बॉल में एक सिंगल स्पेस होता है जिसमें से लाइट इंटर करती है आँख के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट और हम देख लेते हैं, इनहिबिट सलाइवेशन। जब कोई सिचुएशन आती है हमारे सामने हो, प्रेजेंट हो, तो उस टाइम हमारे मुंह में सलाइवा नहीं आता, बल्कि हमारा मुंह सूख जाता है, ठीक है। तो सलाइवेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, उस टाइम हमारा खाना जहां का तहां रुक जाता है। बात समझे, मतलब हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर कम होगा तो क्या होगा कि इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, स्टमक से जितने सिक्रेशन हो रहे हैं वो भी कम कम हो जाएंगे, ठीक है। इनहिबिट गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के सिक्रेशन कम हो जाएंगे। इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट हो रहे थे वो भी कम हो जाएंगे, यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कम हो जाएंगे। जितने भी नॉरएपिनेफ्रिन या फिर ये थे हमारे, बोल सकते हैं कि जो हमारे एपिनेफ्रिन के हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा सीक्रेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। जो जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स जो हमारे निकलते हैं, जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो क्या होते हैं, वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड आप पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे, तो उसको हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन में, कि उसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और कैसे अपना काम करते हैं, ये बढ़ जाएंगे। उसके बाद ब्लैडर जो होगा, ब्लैडर क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर भी कम हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें जब ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा तो हमें यूरिन भी नहीं फील होगा, यानी कि हमें पेशाब नहीं लगेगा, ठीक है। उस टाइम जब सिचुएशन हमारे सामने, तो उस टाइम पेशाब नहीं लगेगा। अगर हमारा इंटेस्टाइनल एक्टिविटी कम हो जा रहा है, तो हमें उस टाइम लैट्रिन, जिसको बोलते हैं आप शुद्ध भाषा में बोल सकते हैं, या फिर टॉयलेट बोलते हैं, ठीक है। वैसे टर्मिनोलॉजी तो इसकी होती है डेफिकेशन की, तो डेफिकेशन भी क्या होगा, एकदम नहीं होगा। उस टाइम हमें स्टूल पास आउट करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम फील ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो पूरा मूवमेंट था वो तो बंद हो चुका है, रुक चुका है या फिर कम हो चुका है। फिर उसके बाद क्या होगा, वो सिचुएशन हमारे सामने से हटी, तो सबसे पहले हमारा जो पीपल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, जो फैला हुआ था वो आराम करेगा, रिलैक्स होगा। तो पीपल क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। और उसके बाद सलाइवा भरपूर निकलना शुरू हो जाएगा, सलाइवा बढ़ने, जैसे वो सामने सटा एकदम मुंह में झाग झाग भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हार्ट रेट जो बढ़ा था वो स्लो हो जाएगा। एयरवे क्या होगा, रिस्पिरेशन रेट जो बढ़ा था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बता दें कि रिस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगा, कम, यानी कि सांस अब हम आराम से लेना शुरू करेंगे, जैसे हम नॉर्मल स्थिति में ले रहे थे। उसके बाद क्या है, स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, स्टमक की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। गॉल ब्लैडर की एक्टिविटी जो है वो भी बढ़ जाएगी, और हमारे इंटेस्टाइनल की एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हमारे ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। यानी कि जैसे वो सिचुएशन हटी, वैसे हमें स्टूल भी पास आउट करने का मन करेगा, मतलब डेफिकेशन फील होना शुरू हो जाएगा।
सीधे सीधे बोल सकते हैं हम कि टॉयलेट हमें लग जाएगी, उसके बाद हमें यूरिन फील होने लगेगा, यानी कि पेशाब फील होने लगेगा। तो हमें उस टाइम जैसे सिचुएशन होती है वैसे हम पेशाब भी करने लगते हैं, करने चले जाते हैं। ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिकली हो जाता है उस सॉरी, उसके बाद हमें फील होने लगता है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है सिंपैथेटिक में बढ़ जाती हैं और कम हो जाती है, जो हमने इसमें बताया सिंपैथेटिक के अंदर। और इतनी सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल होती हैं, क्या क्या होती हैं, आप इसको देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम अपना प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या था। पूछा था कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट की प्रक्रिया किस में होती है, सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में। देखो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो हमारे सिंपैथेटिक में तो कम हो जाता है, यानी कि डाइजेशन तो कम हो गया, और वही चीज़ पैरासिम्पैथेटिक में बढ़ गया। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक तो गलत हो गया, पैरासिम्पैथेटिक में बढ़ गया था, यानी कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली प्रक्रिया किस में हो रही है, पैरासिम्पैथेटिक में। यहाँ पे मोटर और रिफ्लेक्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो है सिंपैथेटिक करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्ट रेट किस में इंक्रीज हो रहा था। देखो, इसका हम बहुत बार एग्जांपल देते हैं कि हार्ट रेट जो है हमारे सिंपैथेटिक में इंक्रीज होता है, बाकी पैरासिम्पैथेटिक में कम हो जाता है, और सोमैटिक और सेंसरी इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यूपिल कॉन्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन किस में होता है। प्यूपिल जो हमारी सिकुड़ जाती है, किस में, किस में सिकुड़ जाती है, सिकुड़ेंगी मतलब कि अब हमें, ठीक है, सिचुएशन हमारे सामने से हट गई, अब हमें रिलैक्स होना है, अब हमें पीपीएल को बहुत ज़्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है, तो ये होता है हमारे पैरासिम्पैथेटिक में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक राइट आंसर है। बाकी के तीन ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत, ठीक है। बात समझ में आई। समझ में आई कि नहीं। अब अब नेक्स्ट जो हम आगे पढ़ रहे हैं वो उसका आंसर तो आप ही लोग देंगे। नेक्स्ट है हमारा साइनेप्स क्या है। लो, अब आपको बोला था आंसर देने के लिए, तो नई चीज आ गई, साइनेप्स क्या है। चलो बताओ, थोड़ा बहुत तो पता होगा, कुछ पता है बताओ। साइनेप्स क्या है भाई, पहली बार सुन रहे हैं या फिर पहले सुने हो कभी। चलो देख लेते हैं। ऑप्शन में पूछा है कि साइनेप्स क्या कोई मसल्स है, या बोन है, या कोई ब्लड वेसल्स है, या जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन है। हम्म, देखो, अब इसमें तुक्का मत मारना कि ये थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, हो सकता है यही हो। हम कह रहे हैं वेसल्स भी हो सकता है, बोन भी हो सकता है, मसल्स भी हो सकता है, और जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बड़ा लिखा हुआ तो इसी पे टिक लगा दे, नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो हम समझ लेते हैं कि साइनेप्स है क्या। देखो, साइनेप्स को समझने के लिए हम सबसे पहले बता देते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बना होता है एक सेल से, जिसका नाम होता है न्यूरॉन। जिसका नाम क्या होता है, न्यूरॉन, ठीक है। ऐसे कई सारे सेल मिलके, मतलब न्यूरॉन्स, जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो जब कई सारे न्यूरॉन हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे से जुड़े होंगे, ठीक है। मतलब वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, बट डायरेक्टली कभी भी ये कनेक्टेड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक न्यूरॉन आया और दूसरे से ऐसे चिपका हुआ है, नहीं। इनके बीच में होता है एक गैप, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, एक गैप होता है, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक गैप या फिर साइनेप्स। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? चलो हम समझाते हैं। ये हमारा न्यूरॉन का सेल बॉडी, ये क्या है, सेल बॉडी। ये है डेंड्राइट्स। हमने जो इसके स्ट्रक्चर पढ़े थे उसमें हमने बताया भी था। ये है क्या, डेंड्राइट्स। ये है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ने मैसेज रिसीव किया, कहाँ से मैसेज रिसीव किया, इसके ऊपर वाला जो न्यूरॉन था उससे इसने रिसीव कर लिया। फिर उसने भेजा किसको, एक्सॉन को। ये है हमारा एक्सॉन। एक्सॉन मैसेज लेके आया। ये है टर्मिनल बटन, और इस टर्मिनल बटन से इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये यही वाला बटन है, ठीक है। ये जो टर्मिनल बटन है, यहाँ पे मैसेज आया, और इस मैसेज से जो, अब सॉरी, इस जो स्ट्रक्चर हमारा जो टर्मिनल बटन है, वहां से मैसेज दूसरे वाले न्यूरॉन पे, यानी कि ये जो हमारा न्यूरॉन नेक्स्ट वाला है, इसका जो हमारा क्या है, ये एक्सॉन पोर्शन, ये डेंड्राइट्स पोर्शन है। ये क्या है, डेंड्राइट्स पोर्शन। इसमें भी नॉब होंगे, ये साइनेप्टिक नॉब है, ये साइनेप्टिक नॉब है, ठीक है। तो ये भी साइनेप्टिक नॉब है और ये भी साइनेप्टिक नॉब है। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है इसी को हम बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं हम इसको, साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। साइनेप्टिक गैप भी बोलते हैं या फिर साइनेप्स बोलते हैं। वैसे ही इनका जो होता है पूरा एक स्ट्रक्चर इस तरीके से ऐसे पैक होता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं इसको हम, साइनेप्स।
ठीक है। तो ये जो गैप दिख रहा है आपको यहाँ से, इस एक न्यूरॉन से लेकर दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप, इसी को हम बोलते हैं साइनेप्स। देखिए साइनेप्स का काम क्या होता है यहाँ पे हमने बताया कि एक न्यूरॉन के अंदर जब मैसेज ट्रेवल करता है, यहाँ से मैसेज ट्रेवल करते हुए आया, तो इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? एक्शन पोटेंशियल। कि मैसेज यहाँ से ऐसे ट्रेवल करते हुए आया, लेकिन जब वो एक न्यूरॉन में पूरी तरह से ट्रेवल कर चुका है, उसको दूसरी न्यूरॉन में जाना है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमिशन। क्या उसको हम बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमिशन। लिख देते हैं इसको भी, कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, यानी कि यहाँ से अब यहाँ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं न्यूरो न्यूरो ट्रांसमिशन। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमिशन। ठीक है, इस न्यूरो ट्रांसमिशन को कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, जिनको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। देखो न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये कलर जो भी है, कलर ये है, ये जो है आपको दिख रहे हैं, यही है हमारे क्या? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा एसिटाइल कोलिन आता है, डोपामीन आता है, सीरोटोनिन आता है, ऐसे कई सारे हमारे जो क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। अभी हम उनको भी देखेंगे कि कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमारी बॉडी में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक जगह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं। तो ये जो मैसेज अभी एक न्यूरॉन के अंदर ट्रेवल कर रहा था, अब वो मैसेज चला गया दूसरे न्यूरॉन के अंदर, यानी कि यहाँ से जो आया मैसेज वो चला गया इस वाले में। अब ये क्या करेगा, ऐसे ही दूसरे न्यूरॉन में लेके जाएगा, और फाइनली जो स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे देखा, वही इसके आगे के न्यूरॉन में यही सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो एक न्यूरॉन के अंदर, यानी कि जो एक्सॉन में मैसेज ट्रेवल कर रहा है, ये तो कुछ आयंस के चेंज होने से होता है, लेकिन वही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब मैसेज ट्रेवल करना क्या होता है, मैसेज कंडक्ट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे में, तो वहाँ पे न्यूरो ट्रांसमिशन होता है, और वहाँ पे जरूरत पड़ती है न्यूरो ट्रांसमीटर्स की। ठीक है, और न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमने बताया कि कई टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि साइनेप्स क्या होता है? तो साइनेप्स होता है गैप, और वो गैप किसके किसके बीच में? दो न्यूरॉन के बीच में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है। साइनेप्स क्या है? क्या जंक्शन है बिटवीन न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन है, कि एक न्यूरॉन्स ये है और दूसरा न्यूरॉन्स ये है, तो क्या इनके बीच का जंक्शन है? हाँ, यही तो सही है। बाकी हमने वेसल्स, बोन, मसल्स की तो नाम, इनका तो नाम ही नहीं लिया हमने। तो राइट आंसर हमारा क्या है? जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन्स के बीच का संधि स्थल, यानी कि दोनों को जोड़ने वाला जो स्थल है, वही क्या कहलाता है हमारा? सिनेप्स या फिर साइनेप्स कहलाता है। ठीक है, बाकी के मांसपेशी, हड्डी, वाहिनी तो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम समझ लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स है क्या। हमने बता था ना कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम कुछ गिने चुने का नाम बता देते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, बार बार आपको सुनने को मिलेगा। जब हम डिजीज भी पढ़ते हैं, अपने दिमाग की बीमारियां पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनका नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे देखिए सबसे फेमस की हम बात करेंगे, जैसे हमारा आता है सबसे पहले एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन, यहाँ पे हमारा हिस्टामिन, यहाँ पे क्या है? हिस्टामिन, यहाँ पे डोपामिन, डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये हमारा क्या है? ग्लाइसिन, सीरोटोनिन। ठीक है, और ये क्या है? टोरिन, और यहाँ पे हमारा क्या है? ग्लूटामेट, और क्या है? अमाइनो ब्यूट्रिन। ठीक है, तो इतने जो हमने यहाँ पे आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स बताया, इसको तो आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स आया, वैसे एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, एड्रेनलिन, सेरोटोनिन, ये आपकी एकदम जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हमने कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात कर ली, और इनका काम भी हमने बता दिया। काम क्या होता है? यही एक न्यूरॉन से निकलना और दूसरे न्यूरॉन में जाना, ताकि इसके अंदर जो मैसेज ट्रेवल कर रहा था वो इसके अंदर चला जाए। और बार बार हम ये किस मैसेज की बात कर रहे हैं? ये मैसेज वही है कि हमने यहाँ पे टच किया, तो ये जो टच वाला मैसेज था ना, कि यहाँ पे किसी ने छुआ, वही मैसेज गया है और वही ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो वो न्यूरॉन से होते हुए जाएगा, तो दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए उसको न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डायरेक्टली वो यहाँ से यहाँ तक नहीं गया, वो यहाँ से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब उसको दूसरी नर्व के पास मैसेज भेजना है, दूसरी न्यूरॉन के पास मैसेज भेजना है, तो उसने न्यूरॉन को भेजा, फिर वो उसने भेजा किसी और को, फिर उसने भेजा किसी और को, फिर फाइनली वो पहुंचा वहां पे जहाँ पे उसको जाना था। तो टच वाला कहाँ पे जाता है? ब्रेन के किस हिस्से में? चलिए वो तो आप बताएंगे, बताइए, लिखो बच्चे। तो कि हमने यहाँ पे टच किया, ये ब्रेन के किस हिस्से में पता चला कि यहाँ पे टच हो रहा है?
यानी कि जो सोमैटोसेंस होता है वो ब्रेन के किस लोब में होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ, उसका एरिया ब्रेन के किस लोब में होता है? जवाब दो। जवाब दो। चलो जवाब इसको देते रहना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? न्यूरो किसका एग्जाम्पल है? न्यूरो न्यूरो का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? एसिटाइल कोलिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, पेप्सिन? बताओ बताओ। अभी तो हमने बताया। न्यूरो किसका एग्जाम्पल है, आप बताइए। क्या हीमोग्लोबिन है? क्या इंसुलिन है? क्या पेप्सिन है? ना। पेप्सिन तो हमारे स्टमक का कंटेंट भी है, स्टमक से निकलता है, स्टमक में बनता है। ठीक है, इसका जो काम है वो अलग है। इंसुलिन जो होता है वो हमारे पैंक्रियाज में बनता है, इसका भी काम अलग है। ये तो ग्लूकोज को ऐसे मेंटेन करता है। मेंटेन करने का मतलब क्या है कि इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। उसके भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, कैसे कम करता है वो हम एंडोक्राइन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है क्या ना, ये तो हमारे ब्लड का है, ब्लड का कंपोनेंट है ये तो हमारे ब्लड का कंपोनेंट है। क्या इसका यहाँ पे कोई लेना देना है? नहीं। बचा कौन सा? अब तो जवाब दे ही देंगे। देते रहो। चलो बचा हमारा एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो होता है ये एक एग्जाम्पल है न्यूरो का। ठीक है, अभी हमने बताया ना, इसमें देखोगे तो एसिटाइल कोलिन कहीं दिखा क्या? ये रहा एसिटाइल कोलिन। ठीक है। ओके नेक्स्ट। रेस्टिंग पोटेंशियल अप्रॉक्स कितना होता है? रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है? अब ये रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है? कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि ये क्या आ गया नया। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अब नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, और दिमाग को पढ़ने के लिए बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है। चलो रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है हम इसको समझ लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि पोटेंशियल और ये जो चीज़ें हैं वो हैं क्या। वैसे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में इसको हम समझेंगे। बहुत ही आसान भाषा में थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि ये इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो कम से कम 4 क्लास तो हमारी बस एक्शन पोटेंशियल की हो जाएगी। तो हम इसको उतना डीपली नहीं जाएंगे, बस हम इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखो, हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारा दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है और ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको अच्छे से पता होगा कि ये हमारा न्यूरॉन है। ये क्या है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना है। यहाँ जो ये हमारे डेंड्राइट जो होते हैं ये मैसेज को रिसीव करते हैं। और इन्होंने कैसे मैसेज रिसीव किया? केमिकल केमिकल से। और केमिकल कहते हैं न्यूरो यानी कि कोई न्यूरो जो है इसके अंदर इंटर किया, और इंटर करने के बाद इनके अंदर लगा पूरा करंट, ये हिल गए कि क्या हो रहा है। तो इन्होंने फिर मैसेज को भेजा सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी ने भेजा एक्सॉन के पास, और एक्सॉन उसको लेके जा रहा है, 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 कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ गया। ठीक है। और मैसेज आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से जो दूसरा वाला न्यूरॉन है उसका जो डेंड्राइट्स है वो यहाँ से मैसेज रिसीव करेगा, फिर वैसे लेके जाएगा, ये एक्सॉन है, फिर ऐसे करके। तो ये प्रोसेस तो चलता रहता है, तभी एक मैसेज दूसरे एक न्यूरॉन मैसेज जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या करता है, मूव करता है। तो अब बात हम कर रहे थे एक्शन पोटेंशियल की। होता क्या है कि ये जो एक न्यूरॉन के अंदर मैसेज ट्रेवल करता है, स्पेशली हम बात करें एक्सॉन की, तो इसके अंदर मैसेज कैसे ट्रेवल करता है। ठीक है। तो देखो, होता क्या है कि अभी जब तक ये हमारा हाथ है इस पर कुछ भी टच नहीं हो रहा। ठीक है। जब तक ये इस पर कुछ टच नहीं हो रहा तो इसके अंदर जो न्यूरॉन है, इसके अंदर जो नर्व है, उसके जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन बिल्कुल रेस्ट कर रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? जब कुछ टच ही नहीं हो रहा, ना यहाँ पे हमको दर्द हो रहा है, ना तो हमने यहाँ पे कुछ टच किया, ना तो कोई टेम्परेचर हमने यहाँ पे दिया, ना तो हमने प्रेशर दिया, तो बिल्कुल रेस्ट कर रहा है। यहाँ के न्यूरॉन क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। तो जब यहाँ के न्यूरॉन रेस्ट कर रहे होंगे तो उस टाइम उनकी एनर्जी कितनी होती है, वही तो पूछा है क्वेश्चंस में। तो वही पूछा है कि क्या पूछा है कि रेस्टिंग टाइम में पोटेंशियल कितना होता है, एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, चार्जेस कितने होते हैं हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर। तो देखो, जब हमारा न्यूरॉन जो है पूरी तरह से रिलैक्स होता है तो उसके ऊपर चार्जेस होते हैं -70 मिली वोल्ट का। ठीक है, यानी कि निगेटिव चार्जेस होते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये जो चार्जेस होते हैं वो निगेटिव में होते हैं। निगेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो न्यूरॉन जब रिलैक्स होता है, देख रहे हैं आप, ये हमारा जो न्यूरॉन है वो रिलैक्स है। ठीक है, पूरी तरह से ये क्या है, रिलैक्स है। जब ये रिलैक्स होता है तो अंदर माइनस माइनस आपको दिख रहा है, रीड रीड रीड, ये अंदर रीड होता है और बाहर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव। तो अंदर की तरफ निगेटिव चार्जेस होते हैं और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन तो अंदर से निगेटिव है,
ये क्या है, अंदर से निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो वो निगेटिव चार्ज जो होता है वो कितना होता है, -70 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। अब किसी ने यहाँ पे छुआ, या फिर यहाँ पे हम बता रहे थे ना, हमने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे किसी ने छुआ, तो छूते ही ये चार्जेस बढ़े, बहुत तेजी से बढ़े। और कैसे बढ़े, क्योंकि इनके बाहर ये जो न्यूरॉन है, इनके बाहर ये पॉजिटिव होने का वजह ये है कि इसके बाहर कुछ आयंस है, और उस आयंस में क्या है, सोडियम है और पोटेशियम है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम इनके बाहर घूम रहे हैं, और जैसे किसी ने टच किया या फिर मैसेज एक न्यूरॉन से इसमें आया, वैसे ही क्या होता है कि इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, सोडियम अंदर जाना शुरू कर देंगे, सोडियम बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। अब सोडियम इतना बढ़ा कि अंदर का पूरा जो निगेटिव चार्जेस था वो बढ़ के कहाँ चला गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सब अंदर का हो गया पॉजिटिव, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो ये हमारा एक्शन पोटेंशियल है कि निगेटिव था और किसी ने टच किया, सोडियम अंदर जाने लगा। ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आप देख रहे होंगे ये सोडियम आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, सोडियम चैनल, सोडियम अंदर आ रहा है। ये जो येलो वाला सोडियम चैनल है, सोडियम अंदर आया। सोडियम के साथ साथ क्या होगा, पोटेशियम भी अंदर आएगा, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम अंदर आते हैं, और ये चार्जेस जो माइनस में था वो बढ़ते 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 चला जाता है पॉजिटिव में, और कितना जाता है तो +30, यानी कि +30 तक इसका चार्जेस बढ़ जाता है। जो -70 था वो चार्जेस बढ़ के चला जाता है हमारे कितने, +30 में, ठीक है। तो ये जो हमारा चार्जेस बढ़ रहा है, और ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही करके ये जो ग्राफ बन रहा है ऐसे 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 बनते हुए आगे की तरफ जाता है, ठीक है। मतलब कि ये न्यूरॉन पॉजिटिव निगेटिव होता जा रहा है। ये मैसेज तब जाके यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। मतलब ये झटका लगा, तो वो ऐसे, अब ग्राफ का देखें, अगर मान लीजिए कि ये न्यूरॉन है, तो ग्राफ का वेव ऐसे बनेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ऐसे हो के तब वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हुआ, फिर पॉजिटिव होने के बाद क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा, निगेटिव होने के लिए क्या होता है कि इसके अंदर कुछ जो होते हैं ना, वो पोटेशियम, वो क्या होते हैं, बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे, ये हमारा जो है, हाँ, तो होता क्या है कि जैसे ही वहाँ पे कोई स्टिमुलस दिया जाता है, उस नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है, तो हमारे जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो इंटर करने लगते हैं किसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर, जिससे निगेटिव चार्जेस बढ़ के पॉजिटिव हो जाता है, और वो कहाँ तक चला जाता है, +30 तक चार्ज हो जाता है। उसके बाद क्या होगा कि पोटेशियम जो इसके अंदर भरे पड़े थे, वो क्या करेंगे, पोटेशियम बाहर निकलना शुरू कर देंगे, ठीक है। पोटेशियम क्या हो जाएंगे, बाहर निकलना शुरू कर देंगे। तो सारे पोटेशियम जो बाहर निकल जाएंगे, तो जो चार्जेस पॉजिटिव हुआ था वो वापस क्या होने लगेगा, निगेटिव होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि सोडियम पोटेशियम की वजह से वो इतना ज़्यादा चार्ज हुआ था, अब पोटेशियम बाहर निकलने लगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि वो नॉर्मल की अपने रेस्टिंग जो है उसका जो चार्जेस था वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो रेस्टिंग पे आने से पहले वो थोड़ा और ज़्यादा नीचे जाता है, जो -80 टू -90 तक चला जाता है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, वापस थोड़ा ऊपर आता है और फिर -70 तक पहुँच जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो एक न्यूरॉन में चलता रहता है। इससे ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए, क्योंकि आपके लिए हो सकती है ये चीज़ें नहीं हो सकती। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि रेस्टिंग पोटेंशियल में कितना एनर्जी होता है। रेस्टिंग की बात हम कर रहे हैं, तो रेस्टिंग आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो हमारा ये रेस्टिंग है, ठीक है। ये हमारा क्या है, डीपोलराइजेशन, ये हमारा रिपोलराइजेशन। तो यहाँ पे जो था इसको हम लिख देना डीपोलराइजेशन, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेस्टिंग। रेस्टिंग, तो रेस्टिंग में चार्जेस कितना था, रेस्टिंग में चार्जेस क्या +70 था, नहीं। कितना था, 0 था, नहीं। +120 था, नहीं। राइट आंसर हमारा क्या है, -70 मिली वोल्ट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा डीपोलराइजेशन में क्या होता है। डीपोलराइजेशन क्या है, यही डीपोलराइजेशन है। जो हमारा ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव हो गया। यही जो प्रोसेस है ये डीपोलराइजेशन कहलाती है, यानी कि न्यूरॉन का पॉजिटिव चार्ज होना क्या कहलाता है, डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन क्यों हो रहा है, हमने भी बताया ना कि जब सोडियम बहुत तेजी से अंदर की तरफ भरने लगता है तो डीपोलराइजेशन शुरू हो जाता है। तो सोडियम की एंट्री कहीं लिखी है क्या, पहला क्या है, के एग्जिट ना, यानी कि पोटेशियम बाहर निकल रहा है। कैल्शियम ब्लॉक हो रहा है, नहीं। क्लोराइड, यहाँ पे क्या क्लोराइड का कोई मतलब है यहाँ पे, नहीं।
क्या यहाँ पे सोडियम का है? बिल्कुल है। सोडियम इंटर कर रहा है, यही तो है। सोडियम इंटर कर रहा है। तो यहाँ पे पोटेशियम का निकासी, कैल्शियम ब्लॉक, क्लोराइड का प्रवेश गलत है, बल्कि बल्कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम का प्रवेश करना न्यूरॉन के अंदर। चलिए नेक्स्ट, रीपोलराइजेशन में क्या होता है। अब रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन का जस्ट उल्टा, यहाँ पे हमने बताया था। लेकिन उल्टा का मतलब ये नहीं कि सोडियम बाहर निकल रहा है, यहाँ पे पोटेशियम बाहर निकलना शुरू करता है। जब वहाँ पे ज़्यादा कंजेशन हो जाता है, अब न्यूरॉन के अंदर भीड़ बढ़ रही है, तो पोटेशियम सोचता है कि चलो भैया, जब सोडियम घुसा जा रहा है तो हम ही निकल जाते हैं बाहर। तो जैसे ही पोटेशियम बाहर निकलेगा, वैसे ही जो ग्राफ था नीचे आने लगा। ठीक है, जो चार्जेस थे वो कम होने लगे। तो रीपोलराइजेशन में क्या होगा, आप बताओ, अब आप ही बताओ। चलो, सोडियम की एंट्री तो डिपोलराइजेशन कहलाती है, यहाँ पे आंसर गलत हो गया। कैल्शियम एंटर हो रहा था क्या ना, कैल्शियम का यहाँ पे इस जगह पे कोई लेना देना नहीं है। वाटर एंट्री हो रही थी, वाटर का भी कोई लेना देना नहीं है। तो क्या के एग्जिट हो रहा था, यानी कि पोटेशियम बाहर निकल रहा था, हाँ ये सही है। सोडियम का प्रवेश गलत, कैल्शियम का प्रवेश गलत, पानी का प्रवेश गलत, बल्कि पोटेशियम का निकास सही आंसर। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, आज के 10 क्वेश्चन हमने पूरे किए, और आप आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर आपका इम्प्रूवमेंट पहली क्लास से अभी तक में कुछ हुआ है, तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है और आपके लिए भी बहुत अच्छा है। और अभी के लिए तो बस हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चों। थैंक यू, थैंक यू। खत्म करें सेशन अपना, यही हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं।